सो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले विल जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन प्रीवियस थिंग्स। पहले क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यस, तो वी आर रीडिंग द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल और दूसरा रिडीमेबल। तरीके देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट का फॉर्मूला होता था के डी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी डिवाइड बाय एन पी। देन ये जो भी आपका के डी आता है वो आफ्टर टैक्स आता है, ये आपको याद रखना है। देन नेट प्रोसीड्स पढ़ा था। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? जो भी आपका इशू प्राइस है उसमें से आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। अगर एट पार पे किया तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, एट प्रीमियम पे किया तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस, माइनस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर आप एट डिस्काउंट पे कर रहे हो तो जो भी फेयर वैल्यू होगा उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट विच इज इक्वल टू इशू प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का दूसरा नाम इशू एक्सपेंस भी होता था। नेट प्रोसीड का दूसरा फॉर्मूला होता था इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंस और फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, अगर इशू प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो करंट मार्केट प्राइस को उसको इशू प्राइस कंसीडर करेंगे, एंड अगर क्वेश्चन में इशू एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है देन कंसीडर इट एज जीरो। फ्लोटेशन कॉस्ट के एग्जांपल क्या होते थे? अंडर राइटिंग, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दिस कॉस्ट करके। इन सब का कॉल का, इन सारे कॉस्ट का अगर आप सम करोगे, इक्वल करोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका फ्लोटेशन कॉस्ट बन जाएगा। नोट, इफ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट करंट और एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, देन आपको करंट मार्केट प्राइस को एज अ नेट प्रोसीड कंसीडर करना है। देन जो भी प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट है आपको हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है। देन हम लोग पढ़े थे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। क्या पढ़ा था हम लोग ने? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। देन व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर? पहला हम लोग ने पढ़ा था यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, कि अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके हम लोग कैसे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर निकालेंगे। तो अगर आपका सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा ही टैक्स डिडक्टेबल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज के डी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। एंड अगर डिस्काउंट ऑन इशू एंड और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल, अगर वो भी टैक्स डिडक्टेबल है देन इन दैट केस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बस याद रखना है यहाँ पे जो 1 माइनस टी था इसी को हटा के हम लोग यहाँ पे 1 माइनस टी कर लेते हैं, बस यही फॉर्मूले में चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं। देन ये होने के बाद एक फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा था। फ्यूचर वैल्यू क्या होता था हमारा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये होता था फ्यूचर वैल्यू। एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होता था? फ्यूचर की वैल्यू को हम लोग को प्रेजेंट में लाना होता था, उसका फॉर्मूला होता था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। देन इसके दो तरीके होते थे सॉल्व करने के लिए, या तो आप क्या करो 1.1 रेस टू 5 का कैलकुलेटर में वैल्यू निकालो और 20 लाख डिवाइड बाय ये करके ये वैल्यू लाओ, या तो फिर दूसरा तरीका क्या होता था कि इस वाले वैल्यू को आप 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/1.5 ये करो और पहले इसको सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करने के बाद जो भी फैक्टर आएगा वो लिखो एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करो, तो आपको एक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन हम लोग ने पढ़ा था एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। एमोर्टाइजेशन बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पे आप कोई कॉस्ट नहीं निकालते हो कि कितना कॉस्ट लगेगा डिबेंचर का, यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालते हो। एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में क्या होता था? ईच ईयर कुछ अमाउंट हम लोग को रीपे करना होता था, उसके ऊपर ये सारी चीजें निकलती थी। कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते थे? पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालते थे, फिर स्टेप नंबर 2 में इंटरेस्ट निकालते थे, अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना है इंटरेस्ट निकाल देते बिगिनिंग अमाउंट के ऊपर। देन स्टेप नंबर 3 में दोनों को ऐड कर देते हैं, जो भी हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो रहा है और जो भी हम लोग का इंटरेस्ट आ रहा है दोनों को ऐड करेंगे। एंड स्टेप नंबर 4 में उसका जस्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं। ये होने के बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू निकालना अगर मल्टीपल ईयर का कैश फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर वो कैश फ्लो हमारा इवन है तो हम लोग यूज करेंगे एन्युटी फैक्टर, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पीवीएएफ। पीवीएएफ क्या होता था? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और अगर कैश फ्लो आपका अनइवन है, अनइवन है मतलब सेम नहीं है, तो उस वाले केस में हम लोग टेबल बनाते थे। टेबल कैसे बनाते थे? ईयर, कैश फ्लो, पीवीआईएफ एंड प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे पीवीआईएफ क्या होता था? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये होने के बाद दो केस कराए थे आपको, केस 1 एंड 2। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग
प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू मेथड का दूसरा नाम होता है यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच भी, एंड हियर हमको यूज करना होता है आईआरआर मेथड। ये और ये आईआरआर मेथड तीनों सेम होता है। अब मैंने बोला था इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। अब जो भी आपका केडी होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द रिलेवेंट कैश फ्लो यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिर एक एग्जांपल हम लोगों ने करा था। एग्जांपल करने के बाद एग्जांपल में क्या होता था, इसमें स्टेप्स क्या होते थे। स्टेप 1 में सबसे पहले आप कैश फ्लो फाइंड आउट करते थे, कितना इनफ्लो आ रहा है कितना आउटफ्लो आ रहा है। तो डे 1 में 0, ईयर 0 में हम लोग का कैश आउटफ्लो होगा। देन इनफ्लो 1 to n, इंटरेस्ट नेट ऑफ एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स लेंगे, एंड इनफ्लो रिडम्पशन वैल्यू आएगा ईयर एंड पे। ये होने के बाद स्टेप नंबर 2 में नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता था, PVCI, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये करते थे हमको एनपीवी मिलता था, ये टेबल बना के सॉल्व करते थे। एंड स्टेप नंबर 3 में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी या कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर ब्रैकेट में H माइनस L। तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू आ जाती थी। तो ये पढ़ा था हम लोग ने अब तक के सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या होता है वो देख लो। हियर द होल्डर हैज, नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेन क्रक्स फॉर द डे। आज के सेशन का जो चीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देख लेना। सो कन्वर्टिबल डिवेंचर इज नथिंग बट, जो भी होल्डर होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर का, हैज द ऑप्शन टू आइदर गेट द डिवेंचर रिडीम्ड इनटू कैश और गेट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनी शेयर इन द लिeu ऑफ कैश। मतलब क्या होगा, जो भी डिवेंचर होल्डर होंगे उनके पास दो ऑप्शन होगा, या तो वो कैश ले ले जब भी मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी रिडेम्पशन वैल्यू होगा उसके बदले उसको कैश मिल जाएगा, या तो उनको मिल जाएंगे कंपनी के इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स भी मिल सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू निकल के आती है उतना कैश सामने वाले को दे देंगे। दोनों में से कोई भी चीज मिलेगी, या तो इक्विटी शेयर मिल जाएगा या तो कैश मिल जाएगा, या तो इक्विटी शेयर की जितनी वैल्यू उतना आप कैश दे दो सामने वाले को। अब देखो क्या बोल रहा है ये। Now it is telling holder has the option to either get the debenture redeemed into cash or get specified number of company share in lieu of cash. अब आगे देखना। It is assumed that the investor holder will choose that option which has a higher value, that is cash or equity. अब इसके अंदर ये बता रहा है कि जो भी डिवेंचर होल्डर होगा उस डिवेंचर होल्डर को या तो कैश मिलेगा या तो इक्विटी मिलेगा। अब एज अ पर्सन हमें खुद सोचना है, अगर मैं कैश लेने जाऊं और मुझे मिल रहा है 200 रुपीज, और अगर मैंने इक्विटी का वैल्यूएशन किया, इक्विटी से मुझे निकल के आ रहा है 250, तो एज अ पर्सन मैं खुद कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा जहां पे मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस वाले मेथड में ये अज्यूम किया जाता है कि कैश और इक्विटी जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है हम लोग वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो देख लो। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सी। स्टेप नंबर 1 में आप डिटरमाइन करोगे रिडेम्पशन का वैल्यू। अब रिडेम्पशन का वैल्यू क्या होगा, हायर ऑफ कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर का कैश वैल्यू कितना आ रहा है, एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना आ रहा है। वो कैसे निकालेंगे, इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन, कन्वर्जन पे कितना शेयर मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे करंट मार्केट प्राइस, आज के डेट में मार्केट प्राइस क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना 1 + g ग्रोथ टू द पावर n, कितने ईयर का ग्रोथ होने वाला है। g इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट, n इज नथिंग बट रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से, देख लो। वो इक्विटी वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज करना है मेरा करंट मार्केट प्राइस है ₹10, ठीक है, और इस करंट मार्केट प्राइस में अब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं वो आज तो मिलेंगे नहीं, बट ये इक्विटी शेयर आज की प्राइस है, ये पैसे मिलने वाले सपोज करो 5 इयर्स के बाद। तो मैं देखूंगा ना कि मेरा इक्विटी शेयर में कितना ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ को एडजस्ट करने के बाद मैं अपनी प्राइस निकालता हूँ। इसके लिए वो फॉर्मूला डिराइव होता है, और इसमें ग्रोथ हो रहा है 5% का।
और जो ग्रोथ की रेट इसमें 5% का ग्रोथ हो रहा है, और जो मुझे मिलेगा वो 5 इयर्स बाद का मुझे प्राइस निकालना है। तो मैं देखूंगा 10 रुपीज की चीज 5 इयर्स बाद कितनी बन जाएगी। तो उसके लिए वो फॉर्मूला था कि करंट मार्केट प्राइस, पहले हम लोग ये निकाल देते कि 10 रुपीज की चीज 5 इयर्स बाद कितने बन जाएगी। तो करंट मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस जी टू द पावर एन। अब ये जो जी हमको डेसिमल्स में लिखना है। करंट मार्केट प्राइस 10 रुपीज है, 1 प्लस जी, जी क्या आएगा इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.05। तो देख लो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 टू द पावर एन, एन में आ जाएगा 5। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ₹10 1.05 टू द पावर 5। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें इसका वैल्यू निकालना है 1.05 टू द पावर 5 का। तो वो देखो निकाल लेते हैं। 1.05 कैलसी पे लेना है, ईयर 1 पे आ गए 2 3 4 5। तो इसका वैल्यू आएगा 1.2763, राउंडिंग ऑफ करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 1.1263, तो फाइनल आंसर इज 11.623। तो 11.263 ये जो आंसर आ रहा है, इसको 2 डेसिमल तक कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं। तो ये जो आंसर आ रहा है इट इज नथिंग बट द प्राइस जो आफ्टर 5 इयर्स मिलने वाली है। इक्विटी शेयर की प्राइस आफ्टर 5 इयर्स हो जाएगी, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं अगर ग्रोथ रेट प्राइस में 5% का है तो। अब अनदर चीज ये होता है कि जो भी डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर होल्डर को कुछ रेशियोज में शेयर मिलते हैं, जैसे 1:10, 1:5, 1:4। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक डिबेंचर होल्डर मेरे पास है तो सामने वाले को 1:10, 10:1 ऐसे होगा। एक मिनट रुको बताता हूँ। राइट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक डिबेंचर होल्डर मेरे पास है तो उसके बदले में 10 इक्विटी शेयर दूंगा। 1 डिबेंचर है तो इसके बदले में 5 दूंगा। 1 डिबेंचर है तो इसके बदले में 4 दूंगा। तो सपोज करना आपको कि एक डिबेंचर के बदले में 10 इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक के बदले में 10 मिलेगा तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ शेयर ऑन कन्वर्जन मुझे मिलेंगे 10, एंड दैट इज 11.26। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगी 1112.6, 1112.6। तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है मेरी इक्विटी। और यही वाला जो फॉर्मूला है आई यूज हियर करके, दैट्स इट। अभी आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा कि मैंने नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, इसको डेसिमल में लिखना है एन टू द पावर एन। पहले ये वाले फैक्टर को सॉल्व करना है, फिर उसको नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन से मल्टीप्लाई करना है। तो एक डी की वैल्यू निकलेगी और एक ए की वैल्यू निकलेगी। इन दोनों वैल्यू से में से आपको हाइयर लेना है कि हाइयर कौन सी वैल्यू है। जो हाइयर वैल्यू आएगी दैट हाइयर वैल्यू विल बी योर रिडम्पशन वैल्यू बनेगा एज पर कन्वर्टिबल डिबेंचर के कॉस्ट के पर्पस के लिए। जैसे आपका ये वैल्यू मिल गया, अब आपके पास दो मेथड है, आप स्टेप 2 भी लगा सकते हो, स्टेप 3 भी लगा सकते हो। स्टेप 2 में आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये वाला मेथड है जो हम लोग का अप्रोक्सीमेशन मेथड बड़ा वाला जो फॉर्मूला था दिस वन। अब ये वाला मेथड यूज करके भी निकाल सकते हो। कुछ हुआ क्या? अच्छा। और आइदर अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो फॉलो द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। स्टेप नंबर 3 में आप प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दैट इज YTM और IRR अप्रोच। यहां तक चीजें समझी, स्टेप समझा? ठीक है। नाउ वी आर ऑन अ सॉल्विंग मोड। इसका एक ही एग्जांपल है मॉड्यूल में और इलस्ट्रेशंस के रूप में, तो जस्ट राइट दिस एग्जांपल इन योर सॉल्यूशन बुक। इसको पूरा सॉल्व करना है अपने को, और फिर ये वाला आपका डिबेंचर का जो पार्ट हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो just open your solution book and write this example, then we have to solve it. We'll give you time.
ठीक है, सो इफ यू आर डन विथ इट, लेट्स सॉल्व इट। 3 स्टेप याद रखना। पहले स्टेप में रिडम्पशन वैल्यू निकालना है, दूसरे स्टेप में अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है, एंड अल्टरनेटिवली वी कैन यूज प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट, हैव अ लुक। चलो देखो, अ कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो कंपनी ने इशू किया 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। तो 15% इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट, and 10,000 is a number of debenture, is a number of debentures। ₹100 is nothing but the face value, फेस वैल्यू लिख देता हूँ अच्छे से, ये आपका फेस वैल्यू है। उसके बाद मेच्योरिटी पीरियड 5 years है, तो ये नथिंग बट योर एन। फिर बोल रहा है एट मेच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। अब सामने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि 10 शेयर फॉर ईच डिबेंचर, यानी अगर सामने वाले के पास 1 डिबेंचर है उसके बदले में उसको 10 डिबेंचर्स मिलेंगे। एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12 ईच। और अभी के डेट में जो करंट मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर्स की वो है ₹12 ईच। देन आफ्टर वो बोल रहा है हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर इज 5% पर एनम। और इन लोगों ने ग्रोथ रेट भी दे दी कि जो ग्रोथ रेट है दैट ग्रोथ रेट इज 5% पर एनम। देन आफ्टर कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग, आपको डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है, एंड अज्यूमिंग 35% इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो इन्होंने टैक्स रेट भी दे दी, दैट इज 35% इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, देखते क्या है। तो मेरे साथ इफ यू वांट टू सॉल्व मेरे साथ तो करो। चलो स्टेप नंबर 1 एक बार देख लेना रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकलता है, उसके बाद इसको सॉल्व करना, बिकॉज ये न्यू चीज है। जो पहले सीख चुके हैं यू कैन डू बाय योरसेल्फ, बट फर्स्ट सी कैसे मैं स्टेप नंबर 1 निकालता हूँ, फिर स्टेप नंबर 2 यू कैन गो विथ मी। देखो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला ए, मैं देखूंगा मुझे कैश वैल्यू कितना मिल रहा है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो एक तो इन्होंने बात करी है कि इन लोग को इक्विटी शेयर मिलेगा। इक्विटी शेयर जो मिलेगा सामने वाले इंसान को वो मिलेगा 1:10 के हिसाब से, और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हियर वी अज्यूम, कभी भी अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू कितना है वो नहीं बोला है और बोला है कि वो मेच्योर होगा, तो उस केस में हमको ऑलवेज अज्यूम करना है दैट रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो रिडम्पशन वैल्यू आएगा दैट रिडम्पशन वैल्यू, दैट रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी ₹100। जो ₹100 है वो मेरा बन जाएगा फेस वैल्यू। और यहाँ पे जो मुझे लेना है रिडम्पशन वैल्यू वो हाइयर ऑफ लेना है, दैट इज हाइयर ऑफ ए और बी। अब बी निकालता हूँ कि मेरा इक्विटी वैल्यू कितना बनेगा, इक्विटी वैल्यू ऑन रिडम्पशन। अब मैं देखूंगा इक्विटी वैल्यू ऑफ रिडम्पशन के लिए मुझे वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने लिखा है, ये वाला, कि नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1+G। यानी सबसे पहले फ्यूचर की प्राइस पे जाना पड़ेगा कि फ्यूचर में कितना मिलने वाला है एक शेयर के बदले, और उसको नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आई एम जस्ट टेकिंग देयर ऑन। फिर एक एक करके वैल्यू निकालते हैं एंड सॉल्व करते हैं।
चलो देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर कन्वर्जन पे जो मुझे मिलने वाला है वो 10 मिलने वाला है, वो जो क्वेश्चन से समझ गया। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वहां से। देन आफ्टर करंट मार्केट प्राइस, यस, तो करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज नथिंग बट 12 ईच। 12 मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी। ग्रोथ रेट भी क्वेश्चन में 5% दिया है, और इस 5% को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे अप टू डेसिमल तो वो 0.05 आता है। तो 0.05 टू द पावर n कितने साल बाद निकालना है? 5 ईयर्स बाद। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 5। फिर इस पूरे को सॉल्व करते हैं। चलो 10 पहले एज इट इज रहने देना, 12 एज इट इज रहने देना। पहले ये अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 1.05 टू द पावर 5। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे 10 एज इट इज, 12 भी एज इट इज। इसका वैल्यू निकालेंगे 1.05 टू द पावर 5 का 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर पे आ गए, सेकेंड ईयर, थर्ड, 1.05 फर्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। एक ही बार कैलसीफ अगर लिखोगे आप 1.05 आप फर्स्ट ईयर पे आ जाओगे। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो योर आंसर विल कम 1.276 अप टू 3 डेसिमल तक लेते हैं इसको। उसके बाद सॉल्व करेंगे फर्दर 10 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1.276, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.276, योर आंसर इज 17 नहीं आना चाहिए, 1.1276, 1.276, हाँ, योर आंसर इज 15.312। तो दिस विल बी द प्राइस। ये वो प्राइस है जो आज से 5 साल बाद इक्विटी शेयर की हो जाएगी। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि मुझे 10 शेयर्स मिलेंगे। तो फाइनल जो प्राइस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 153.12। ये बी का वैल्यू आया और ये ए का वैल्यू आया। अब इसमें देखना, ए का वैल्यू इज 100, बी का वैल्यू इज 153। तो रिडम्पशन वैल्यू क्या बनेगा? हाइयर ऑफ बोला है। हाइयर ऑफ मतलब जो मेरा रिडम्पशन वैल्यू बन के आएगा, that redemption value is 153.12। तो इस तरह से स्टेप 1 अपना सॉल्व होता है। तो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन इट एंड राइट इट। इसको लिख लो स्टेप 1, फिर 2 और 3 तो यू कैन गो विथ माई सेल्फ, तो वो तो समझ में आ ही जाएगा क्योंकि वो इसके पहले करा हुआ है। ये समझा स्टेप 1? हाँ ठीक है, जस्ट राइट विथ मी, लिख लेना। डन, नीचे करूं? अच्छा ठीक है। स्टेप नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि आप अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके कैलकुलेट करो कॉस्ट, और अल्टरनेटिवली आप कन्वर्टेबल डिबेंचर का कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी यूज कर सकते हो। तो हियर यू कैन गो विथ माय प्लीज, मेरे साथ चलो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में कॉस्ट निकालेंगे यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखो ध्यान देना, अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर वैल्यूज। फॉर्मूला तो पता ही है, नीचे फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा बोला नहीं है डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, ऐसा काइंड ऑफ थिंग है नहीं, और इशू भी डिस्काउंट पे नहीं हो रहा है। इफ यू सी द क्वेश्चन,
इशू के बारे में कुछ बोला नहीं है, रिडेम्पशन तो अपना फेयर वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू तो हमको पता है कि चलो ज्यादा पे हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं कि कौन सा टैक्स डिडक्टेबल है ना, ऑल दिस थिंग इन्फॉर्मेशन। तो ईयर वी एज्यूम किसी भी इंटरेस्ट का खर्चा ही टैक्स डिडक्टेबल होगा। फॉर्मूला लिखेंगे आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी। ये कैसे आ रहा था आर वी एन पी, हम लोग रन याद कर देते, तो रन में पहले आर आता था बाद में एन आता था, डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय एन देन होल टू द पावर आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2। ये हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया और एक बार सारे वैल्यूज ऊपर निकाल लेते हैं ताकि फटाफट पुट अप कर देंगे। आई का वैल्यू क्या आएगा अगर हम देखेंगे, 15% इज अ रेट एंड 100 इज द फेस वैल्यू। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹15। फिर टी का वैल्यू इज 35% इज द 35% इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो यहाँ पे क्या आएगा 35% और डेसिमल्स में लिखेंगे तो 0.35। देन आरवी का वैल्यू हम लोग को स्टेप नंबर 1 से निकल के आएगा, दैट इज 153.12। एंड एनपी का वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला है तो हमको एज्यूम करना है कि वो फेस वैल्यू पे ही इशू हुआ है, कंपनी इशूड, हाँ सामने से बोला है कि वो कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर ऑफ रुपीज हेड ईच मैच्योरिटी पीरियड, तो उसका नेट प्रोसीड जो आएगा दैट इज ₹100 आएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन था वो लिख दिया, अब वैल्यू पुट अप करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखो वैल्यू पुट अप कर दिया, नाउ वी आर सॉल्विंग इट। आई का वैल्यू इज 15, 1 माइनस 0.35 इज द टैक्स का, फिर प्लस आरवी इज नथिंग बट योर 153.12 और एनपी इज 100, ये किया माइनस, होल्ड एक मिनट पहले इसको सॉल्व करेंगे, दिस डिवाइड बाई 5 n and then RV 153.12 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। ये मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया, जितने भी वैल्यूज इसके अंदर आने वाले थे वो वैल्यू पुट अप कर दिया। नाउ वी आर मूविंग अहेड, इक्वल टू 15 एज इट इज होगा, 1 माइनस 0.35 करेंगे तो 0.65 आ जाएगा, प्लस इस पूरे को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 153 माइनस पॉइंट ये, तो ये आ जाएगा 53.12 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 153.12 प्लस ये, तो इसका आंसर आएगा 253.12 डिवाइड बाय 2। मूविंग अहेड, सबको सॉल्व करेंगे ईच एलिमेंट को, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो आंसर आ जाएगा 9.75, इधर लिखते हैं आंसर इज 9.75 प्लस 53.12 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ रहा है 10.624 होल डिवाइड बाय 253.12 डिवाइड बाय 2, 126.56। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 9.75 प्लस 10.624 20.374.126.56 126.56 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, पहले तो डेसिमल में आंसर आएगा दैट इज 0.1609, वो अप टू 4 डेसिमल तक करते हैं और 16.09%, तो ये डेसिमल्स में हो गया और ये इसमें हो गया। क्या तो ये था अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हाउ टू सॉल्व इट। Have you done with me? ठीक है, हो गया ये सॉल्व, इतना आगे आंसर 16.09। चलो अब सॉल्व करेंगे अल्टरनेटिवली वाले तरीके से। अल्टरनेटिवली
अल्टरनेटिवली में प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज स्टेप 3। अब उसमें क्या कर देते, हम लोग स्टेप 1 लगा देते कि कितना मेरे पास इनफ्लो आएगा और कितना आउटफ्लो जाएगा। स्टेप 1 में इनफ्लो आउटफ्लो पता लगा देते कि व्हाट इज माय आउटफ्लो एंड व्हाट इज माय इनफ्लो। तो यहाँ लिखते थे कैश, फिर पहला आउटफ्लो होता था, फिर इनफ्लो होता था और फिर इनफ्लो होता था। फिर हम लोग ईयर लिखते थे, ईयर में पहला 0 आता था। अब ये 5 ईयर्स का है तो यहाँ पे आएगा 1 to 5 और फिर 5, 5th ईयर पे आ गए हम लोग। ये फिर हम लोग देखते थे कि क्या क्या कौन सी वैल्यू है मेरे पर्टिकुलर्स। ईयर वैल्यू में नेट प्रोसीड आता था, उसके बाद 1 to 5 में इंटरेस्ट आएगा, बट ये जो इंटरेस्ट आएगा वो नेट ऑफ एक्सपेंस आता था। नेट ऑफ एक्सपेंस, नेट ऑफ एक्सपेंस नहीं, नेट ऑफ टैक्स आता था। एंड देन ईयर 5 में रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, अब सारे वैल्यू लिखेंगे। नेट प्रोसीड हमको पता है, दैट इज ₹100। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग ने 15 निकाला था ऑलरेडी, ये 15 निकाला था। इंटरेस्ट का अमाउंट इज 15, 1 माइनस टी यानी 0.35। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15, 1 माइनस 0.35 कितना बचेगा, 0.65। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो ये आंसर आएगा। नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट इज 9.75। एंड लास्ट में 5th ईयर में रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी। इस रिडम्पशन वैल्यू में आपको स्टेप 1 का रिडम्पशन वैल्यू ही रखना है, दैट इज 153.12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 153.12। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो समझ गया कि कौन सा इनफ्लो होगा कौन सा आउटफ्लो होगा। हाँ, अब हम लोग ने स्टेप नंबर 1 में वो फाइंड आउट किया था। अगर मैं जाऊँ स्टेप्स पे तो ये स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, स्टेप 3 में हम लोग IRR लगा देते। तो आप जाओगे अब स्टेप नंबर 2 में, एंड स्टेप नंबर 2 में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग 2 डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट। एक हम लोग 15% ले लेते हैं और दूसरा 20% ले लेते हैं। नहीं तो भी वही है, यस। तो एक 15% लेंगे, एक 20% लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपल, पहले ईयर आता था, देन कैश फ्लो, देन आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। आप DF लिखो या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो, सेम ही होता है। एट द रेट 15%, फिर आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20% एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। ईयर में 0, देन 1 to 5 और यहाँ पे आएगा 5। कैश फ्लो निकालेंगे तो 100, 9.75 एंड 153.12। तो यहाँ पे आएगा 100, 9.75 और यहाँ पे आएगा 153.12। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिख दिए कि मेरा ये ईयर है, ये मेरा कैश फ्लोज है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब 15th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए देखना, ईयर 1 कैश फ्लो नेगेटिव में आएगा, ईयर 0 का तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये 1 to 5 का एन्युटी निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में लेना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1.15। 1 डिवाइड बाय 1.15 कहाँ से आ रहा है, इट इज नथिंग बट द ओनली सिंपल थिंग 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। बट ये जो आर है इसको इन डेसिमल्स में रखना, डेसिमल में रखेंगे तो 1 प्लस 0.15 आएगा और इसी को प्लस करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1.15। अब अपने को 5th ईयर तक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैलसी पे लेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू प्रेस करेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए, जब फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए देन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, फिर 4 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4। ईयर समवेयर वैल्यू 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है 0.497, तो वो लिख देना। तो डायरेक्ट 497 लिख दिया 5th ईयर का, और फिर GT प्रेस करना। GT प्रेस करेंगे तो 2.482, 2.482 ऐसा वैल्यू आएगा। एक मिनट, शायद कुछ तो गलत हुआ है, 1 डिवाइड बाय 1.15
दूसरा आ रहा है ना वैल्यू 2, 3, 4, 5, 497 GT। अच्छा 3.352 आ रहा है, 3.352। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड ऑल दिस थिंग। तो फर्स्ट का तो -100 ही आएगा, देन 9.75 मल्टीप्लाई बाय 3.352, इसको 2 डेसिमल तक लिख देना, 32.68 एंड 153.12 मल्टीप्लाई बाय 0.497, 76.10। ठीक है, ये हो गया आपका 15% के रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हम लोग आएंगे 20% के रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो वो भी सेम इसी तरह निकलेगा, 1 डिवाइड बाय 1.20, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.2, 1 डिवाइड बाय 1.20, यहाँ का डिस्काउंटिंग फैक्टर ये 1 आ गया, देन ईयर 1 पे आ गए, देन 2, 3, 4, 5, 0.402 राउंडिंग ऑफ करेंगे और ये आंसर आएगा 2.990। एक बार और करके देख लेना, आपको कभी भी डिस्काउंटिंग फैक्टर सॉल्व करो तो 2 बार सॉल्व करना, 0.402 एंड GT 2.990। ठीक है, 990991 राउंडिंग ऑफ करेंगे 991 हो जाएगा। आया इतना 20% के रेट से। अब क्या करना है, ये वाले कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करना है। गलती से कभी कभी लोग क्या करते, इस प्रेजेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेते, अरे ये जो प्रेजेंट वैल्यू है तो इसका है, तो आपको ये जो यहाँ का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इस कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो फर्स्ट का आपका आंसर आ जाएगा -100, देन सेकंड का 9.75 मल्टीप्लाई बाय 2.991, इसका आंसर आएगा 29.16, and third one is 153.12 multiply by 402, ये आंसर आएगा 61.55। अब टू 2 डेसिमल तक सॉल्व कर लेना। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर और एनपीवी निकालेंगे, पहले वाले का एंड दूसरे वाले का सॉल्व करते हैं। 100 माइनस प्लस 32.68 प्लस 76.10, पहले का आंसर आएगा +8.78, दूसरे का आंसर है +29.16, 61.55। तो दूसरे का आंसर आएगा -9.29। तो आप लोग देखोगे एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, इसका मतलब वी कैन यूज द IRR। यहां तक हो गया क्या मेरे साथ सॉल्व करके? अब IRR करते हैं, स्टेप नंबर 3। IRR में क्या फॉर्मूला बनाया था हम लोग ने, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट होल डिवाइड बाय NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर ब्रैकेट में H माइनस L। अब सारे वैल्यूज को हम लोग पुट अप करेंगे, देख लो। लोअर रेट क्या है हम लोग का 15, हायर रेट है 20, सब पुट अप करेंगे। 15 प्लस NPV एट लोअर रेट इज 8.78, 8.78 होल डिवाइड बाय, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 8.78 माइनस देन NPV एट हायर रेट आपका आता है -9.29, तो यहाँ पे आएगा -9.29 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 15। क्या करेंगे, पहले इसको पूरे को पहले सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को, फिर लास्ट में 15 को प्लस करेंगे। गलती से भी एग्जाम में ये मत करना, पहले इसको सॉल्व करके 15 प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। आगे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस
ये हो जाएगा 8.78। अब देखना यहाँ पे ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.78 प्लस 9.29, तो आंसर आएगा 18.07 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 15, ये क्या हो जाएगा मेरा 5 आएगा। अब ये होने के बाद 15 एज इट इज, पहले इस वाले पूरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8.78 डिवाइड बाय 18.07 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आ रहा है मेरा 2.43। अगर मैं राउंडिंग ऑफ करूँ 2.429 वाले को, तो आंसर आ रहा है 2.43 एंड फाइनल आंसर इज 17.43%। ठीक है, समवेयर अराउंड, यस राइट है। तो ये हो गया मेरा YTM बोल दूं या IRR बोल दूं, दिस इज योर आंसर एज पर IRR यानी प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, एक बार देखना है तो यू कैन सी स्टेप नंबर 1 किधर गया, पूरा सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ। ये था मेन क्वेश्चन, देन स्टेप नंबर 1 आया था, ठीक है, देन बी वाला पार्ट था, उसके बाद स्टेप 2 अप्रोक्सीमेशन मेथड, देन दिस वन, आफ्टर दैट हो गया। आगे आंसर 17.43। ठीक है, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, देन विल री 5 मिनट्स 5 to 7 मिनट्स के आसपास, देन अपन रीजॉइन करते हैं।